कुछ समय के बाद भगवान बाहर आए, गाड़ी में बैठ के जाने लगे और मेरा पहले आई कांटेक्ट हुआ कि अब तुम्हारे परिवार का हेड मैं ही हूँ और जो भी काम होगा वो मेरी देख रेख में होगा। नज़दीक आए और मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी, पता नहीं क्यों, और मेरी तरफ देख के उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, पंजाब के लोग पगड़ी बांधते हैं। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सत्य साई मीडिया सेंटर को बहुत बहुत बधाई हो। देश विदेश में आप ये मैसेज पहुंचा रहे हैं भगवान के डिवोटीज़ के थ्रू कि हमारे संगठन में क्या काम हो रहा है और हमारी गतिविधियां क्या हैं। और बहुत खुशी की बात है कि ये जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर हो रहे हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ यहाँ पर हो रहे हैं, वो हिंदी में हो रहे हैं। आपको इसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। 1973 में मैं स्कूल में था और एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हमारी फैमिली में हुआ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा परिवार कुछ समय से दिल्ली में ही था, पर उससे पहले मेरे फादर पोस्टेड होते थे देश और विदेश में भी। वो कुछ समय के लिए डिप्टी डायरेक्टर थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में और उनको एक मौका मिला सूडान जाने का इन द UNO। थोड़े से समय के लिए वो सूडान में थे, हम भी वहाँ पर थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 1973 में हुई। और मैं जब स्कूल से आया यहाँ तो हमारे घर में पास थे भगवान के दर्शन करने के लिए 9 गोल्फ लिंक्स में, जो राय बहादुर सोहनलाल जी का रेजिडेंस था। तो उस समय हम सब वहाँ पर गए और लॉन बहुत भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी, पर मुझे किसी ने कहा कि आप ड्राइववे में आ जाएं, यहाँ पर खड़े हो जाएं। कुछ समय के बाद भगवान बाहर आए, गाड़ी में बैठ के जाने लगे और मेरा पहले आई कांटेक्ट हुआ। वो एक इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट था, पर बहुत कम समय के लिए था, पर उस आई कांटेक्ट में बहुत एक लंबा मैसेज था जो मुझे 20 साल लग गए। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये रिलेशनशिप क्या है एक डिवोटी और भगवान का। बड़ी मुश्किल जर्नी थी और इसमें बहुत समय लगा। मुश्किल इसलिए नहीं थी कि कुछ कठिनाइयाँ आईं, पर समझने के लिए एक इतना आसान रिलेशनशिप नहीं था। मेरी पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी वो मैन ऑफ मिरेकल्स थी। मैन ऑफ मिरेकल्स हॉवर्ड मर्फर्ड ने लिखी और वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और उन्हें खोज थी स्पिरिचुअलिटी की, और उन्हें लगा कि अगर दुनिया में कोई देश है जहाँ भक्ति का एहसास हो सकता है इन द ट्रू सेंस, वो भारत है। क्योंकि भारत ही एक देश है जिसमें दिव्यता नज़र आती है और इतने सारे आश्रम्स हैं और इतने सारे गुरुज़ हैं जो आम लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी को अंडरटेक करें। ये व्यक्ति सारे देश में घूमते रहे, पर 2 महीने के बाद वो वापस जाने के मूड में थे क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे आश्रम्स में गए, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, पंजाब में और भी कई जगह पे गए, पर उनको निराशा ही मिली। जब वापस जा रहे थे तो दिल्ली में किसी ने कहा कि आप सिर्फ 2 दिन के लिए बेंगलोर चले जाएं। वहाँ वाइटफील्ड में भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं। उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया, अब मैं डायरेक्ट वापस जाऊँगा, पर उनकी कुछ इच्छा थी जो उनको गाइड कर रहे थे कि आप प्लीज़ 2 दिन के लिए चले जाएं। और जब वो वाइटफील्ड गए तो बाबा ने उनके साथ बात की और उनको कहा कि योर सर्च इज़ ओवर एंड योर जर्नी हैज़ बिगन। तो जब ये लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी जर्नी है, ये कौन सी सर्च है, ये एक स्पिरिचुअलिटी है क्या। तो बट मिरेकल्स, मैन ऑफ मिरेकल्स में इतने सारे मिरेकल्स थे और मिरेकल्स की अट्रैक्शन थी। हमारे देश में अट्रैक्शन होती है और हमें भी हुई। तो ये इंट्रोडक्शन सत्य साई बाबा के आश्रम के लिए थी
कि मैन ऑफ मिरेकल्स कहाँ हैं। तो धीरे धीरे पता लगा कि वो पुट्टपर्थी में हैं और हमने एक जर्नी अंडरटेक की 1976 में, मैं और मेरी बड़ी बहन ने, और हम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँचे। लैंग्वेज बैरियर था, हिंदी बहुत कम लोग बोलते थे उस समय, मुश्किल थी काउंटर पे जाना, टिकट लेनी, पर किसी ने हमारी हेल्प की वहाँ, और दूसरे दिन रात को हम प्रशांति निलयम में थे। प्रशांति निलयम का जो वातावरण है और जो था और जो आज भी है, ऐसी सी जगह दुनिया में नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि जो वाइब्रेशंस हैं, और उस समय जब भगवान स्वयं वहाँ पर थे और दर्शन के लिए बाहर आते थे, ना कोई साईं कुलवंत हॉल था, ना फर्श था, सैंड थी। वो जितने भी डिवोटीज़ 70s के या 80s के, वो उस वातावरण को कभी भूल नहीं सकते। हम लोग उसके साथ वेडेड हैं। वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। और वहाँ एक अकोमोडेशन ऑफिस में मिस्टर चांद थे, एयरफोर्स ऑफिसर, रिटायर्ड थे। तो उन्होंने हमें कहा कि यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं आ सकता। हमें वो भी बात अजीब लगी, पर खैर रूम मिल गया। जब W1, W2, W3 था, सिर्फ, और कुछ नहीं था आश्रम में। कैंटीन थी, टीन की छत थी, साउथ इंडियन खाना था, बहुत अच्छा लगा। सेकंड डे में ही स्वामी ने अंदर बुला लिया और वहाँ पहली इंटरव्यू हुई। मालूम नहीं था, घबराहट भी थी, ज़्यादा बात भी नहीं कर हुई, पर सिर्फ एक इनर व्यू था, जैसे स्वामी कहते हैं, और एक फीलिंग दी कि अब तुम्हारे परिवार का हेड मैं ही हूँ और जो भी काम होगा वो मेरी देख रेख में होगा, इतना मैसेज था। दूसरे साल में फिर आना हुआ, तीसरे साल में फिर आना हुआ, और स्वामी ने हमेशा बात की। एक दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग सिख और सिख ट्रेडिशंस में रहना 14 साल के लिए या 15 साल के या 16 साल में, और 100% सिख टीचिंग्स को फॉलो करने वाली हमारी फैमिली थी। 1978 में मैं एक बार बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए गया ग्रुप के साथ, पर मेरा जो ग्रुप था वो कुछ बेंगलोर में रुकना चाहता था, पर मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं अकेला प्रशांति निलयम गया और बहुत भीड़ थी, हज़ारों लोग थे, और मैं रेलवे स्टेशन से जब गया आश्रम में तो सबको मालूम ही है कि उस समय हालात क्या होते आश्रम में। रहने के लिए जगह नहीं होती, पानी की भी शॉर्टेज कभी कभी हो जाती थी, और बहुत लंबी लाइंस होती थी हर एक जगह। खैर मैं बिल्कुल पीछे बैठ गया और मैंने अपनी टर्बन बांधी नहीं थी। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बताना। और मुझे लगा कि इतने हज़ारों लोग हैं, कौन जानता है मुझे यहाँ, और आई वॉज श्योर कि भगवान इतना पीछे नहीं आएंगे। गोपुरम गेट के आसपास था। सडनली सत्य साईं बाबा बाहर आए, धीरे धीरे पीछे आए, धीरे धीरे और नज़दीक आए, और मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी, पता नहीं क्यों। और मेरी तरफ देख के उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, पंजाब के लोग पगड़ी बांधते हैं, और ये कह के वो चले गए और मैं उठ के बाहर आ गया। मुझे लगा कि ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन सत्य साईं बाबा के साथ नहीं थी, पर सिखिज़म के साथ थी। सिखिज़म को समझना है दिल से, अंदर से, उसके लिए मुझे लगता है सत्य साईं बाबा की टीचिंग्स ही बता सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सत्य साईं बाबा की टीचिंग्स बता सकती हैं। इसका एहसास मुझे 20 साल बाद हुआ होगा, उस समय नहीं हुआ। पर जैसे एक बहुत नौजवान यंग लड़के को ट्रेन करना हो, तो वो भगवान का अपना तरीका होता है, और हर एक इंडिविजुअल के साथ भी अपना तरीका होता है। हर एक यूथ का एक अपना ढंग होगा भगवान के साथ कनेक्ट होने का, उसके बैकग्राउंड के मुताबिक, उसकी एजुकेशन के मुताबिक, पर भगवान के पास एक रास्ता हर एक व्यक्ति के लिए है। ये यूथ को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है।
मेरे लिए आगे ये इम्पोर्टेंट था कि मैं सिखिज़्म को प्रैक्टिस करते हुए सत्य साईं सेवा संगठन में कैसे काम करूँगा, क्योंकि मैं ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना मतलब समिति को ज्वाइन करना। समिति पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ हम समिति में एंटर करते हैं और भजन के थ्रू एंटर करते हैं। भजन पहली एक इंट्रोडक्शन है समिति के लिए। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है सब यूथ को कि भजन में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक भजन सिंगर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक इंस्ट्रूमेंट सीखना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हर एक नौजवान लड़का और लड़की को एक भजन गाना आता हो और एक इंस्ट्रूमेंट आता हो, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल में काम है वो सत्य साईं सेवा संगठन में भजन से शुरुआत होती है, और भजन के बाद बाल विकास है। बाल विकास और भजन हैंड इन ग्लव है, ये दो चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। और अगर हर एक महिला एक बाल विकास गुरु बन जाए और हर एक नौजवान एक अच्छा भजन सिंगर बन जाए, तो हमारा यूथ कहाँ का कहाँ चले जाएगा, हमारा यूथ विंग कहाँ का कहाँ चले जाएगा। ये सबसे जो भी सुन रहे हैं गुजारिश है कि इस एस्पेक्ट को ध्यान दें और एक अच्छे भजन सिंगर बने। भजन के बाद जो इंट्रोडक्शन दूसरी है वो है सेवा दल की, और सेवा दल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो उस कार्य को पहले करे जो उसको काम दिया जाता है। इतना भी मैं कह सकता हूँ कि हर एक नौजवान को सेवा दल में नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती। जो भी समिति में आता है वो सेवा दल का सदस्य बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है, और उसको स्कार्फ पहनाया जाता है, और जब स्कार्फ पहनने के बाद वो प्रशांति सेवा के लिए जाता है, और प्रशांति सेवा के बाद उसे एक कंप्लीट ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है प्रशांति सेवा। और जो प्रशांति सेवा में नहीं जाता उसे बहुत समय लग जाता है समझने के लिए कि सत्य साईं बाबा का मिशन क्या है। कभी कभी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। मैं जितने भी नौजवान लोगों से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आप प्रशांति सेवा में जाएं, तो वो कभी कभी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। तो मैं मजाक में ही कहता हूँ कि आपके पास शादी अटेंड करने का समय है, गोवा जाने का समय है, एक ट्रैक के लिए जाने का समय है, तो ये 7 दिन या 8 दिन के लिए समय क्यों नहीं है? और अगर आपके पास 365 दिन हैं और उसमें 8 दिन प्रशांति सेवा के नहीं हैं, तो मुझे लगता है ये कोई ठीक बात नहीं है। हो सके तो इसमें अपना व्यूज़ को चेंज करें और अपने एनुअल कैलेंडर में प्रशांति सेवा को जो पीरियड है स्टेट को जो दिया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने पिछले कुछ 25 साल से या 30 साल से एक भी सेवा मिस नहीं की, इसलिए मुझे हक है ये बात बोलने का। मेरा दिल जो है वो मानता ही नहीं है कि मैं प्रशांति में ना हूँ जब सारा का सारा स्टेट वहाँ पर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक बार स्वामी से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जब मर्जी यहाँ आओ और प्रशांति तुम्हारा घर है। मैंने उसको बहुत लाइटली लिया, कहा ठीक है, तो प्रशांति निलयम तो आना ही आना है। पर अब समझ आए कि ये बात क्यों कही, क्योंकि प्रशांति निलयम हमारा घर है। कभी कभी इंसान सोचता नहीं है कि ये एक आश्रम है, पर इतनी मेहरबानी भगवान की हो कि वो आपको बोलें कि प्रशांति आपका घर है। और फिर लगता है कि जो हम यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं या हिमाचल में रह रहे हैं, तो ये घर क्या है? क्या ये घर भी उसका है, या क्या ये हॉस्टल है, या ये घर रेंट पे है? तो परमानेंट एड्रेस आपका और मेरा प्रशांति निलयम है। और जब भी कुछ समय के बाद हम प्रशांति निलयम जाते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग अंदर से आती है
नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं, जब हम राइट टर्न करते हैं प्रशांति निलयम के लिए, जो छोटी रोड है, वही गांव, वही लोग, दाहिने हाथ के पथरीली ज़मीन, वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ और एक अजीबोगरीब खुशबू जो प्रशांति की याद दिलवाती है। और जैसे जैसे हम नज़दीक जाते हैं तो एक गाना याद आता है, कंट्री रोड्स टेक मी होम। 2 घर है, फिर आगे जाके आर्च आती है, राइट टर्न करते हैं, हॉस्पिटल आता है। तो जैसे जैसे घर नज़दीक आता है तो एक बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जैसे एक स्टूडेंट हॉस्टल को छोड़ के अपने घर जाता है, वो महसूस होता है कि अब हम अपने परमानेंट एड्रेस में जा रहे हैं, जो प्रशांति निलयम है। और कोई भी स्थान प्रशांति निलयम नहीं हो सकता। जैसे हम एक और गोल्डन टेम्पल नहीं बना सकते, हम एक और वैष्णो देवी नहीं बना सकते, तो एक और प्रशांति निलयम नहीं हो सकता। वो भगवान की क्रिएशन है और भगवान ने खुद बनाई है, हर एक स्थान उसका है। पर प्रशांति निलयम से ऊपर कोई स्थान इस दुनिया में नहीं है, ना कभी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रशांति निलयम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लाखों लोगों की डिवोशनल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग प्रशांति निलयम से शुरू हुआ है और एंड तक भी वही रहेगा। और डिवोटीज़ की प्रॉपर्टी प्रशांति निलयम है, उसकी देख रेख करने के लिए प्रशांति सेवा है। ये इतनी बड़ी सेवा है, ये शायद हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, शायद हमारे नौजवान भाई और बहन भी नहीं समझ रहे इस चीज़ को। पर प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और प्रशांति सेवा में जाइए। इसके ऊपर और कोई काम नहीं हो सकता इस दुनिया में, या आपके व्यक्तिगत जीवन में, या आपके व्यक्तिगत करियर में। अगर आपका करियर को संभालना है तो सत्य साईं बाबा ने ही संभालना है। अगर आपको आगे लेके जाना है तो सत्य साईं बाबा ने ही लेके जाना है। अगर आपकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो सत्य साईं बाबा ने करना है। अगर मुझे और आपको कहीं भी किसी भी दुर्घटना से बचाना है तो सत्य साईं बाबा ने बचाना है। ये क्लियर है, हर एक डिवोटी के मन में ये बात अगर होगी तो कभी भी हम प्रशांति निलयम नहीं छोड़ेंगे और प्रशांति सेवा नहीं छोड़ेंगे। और भगवान आगे थे बैठे, और उस समय स्वामी की रेजिडेंस पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में थी ऊपर, और मुझे बैक स्टेज की ड्यूटी मिली कि आप यहाँ पर बैठें, और कि स्वामी ने एक छोटा सा लॉकेट क्रिएट करके दिया मुझे, और उसमें स्वामी की फ़ोटो है और उसकी बैक साइड पे ओम है।